आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ज्योग्राफी चैप्टर 7 की हम बात करेंगे दोस्तों। ये एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और ये यूट्यूब पे भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। एक्चुअली जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं वह यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है और ये जो एनसीईआरटी है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक 6th to 12th ऑलरेडी कवर हो चुकी है। पॉलिटी और हिस्ट्री के एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं हम। तो आप जाइए, कोर्सेज को अवेल करिए। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी का कोर्स अवेल कर रहे हैं तो उसमें आपको एनसीईआरटी फ्री मिलेगी। और 11 सितंबर से मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर भी कंडक्ट करवाऊंगा, क्योंकि 10 अक्टूबर को एग्जाम है। तो टोटल 8 पेपर, 7 या 8 पेपर, मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तब से मैं डिस्कस कराऊंगा और बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि पेपर जब हम डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि कैसे सवाल आते हैं, क्या पैटर्न है। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप जरूर इस ऐप को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे चैप्टर क्या बोल रहा है, लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, तो हम इसी की ही बात करेंगे, लैंड फॉर्म्स और एवोल्यूशन की। भाई देखो, धरती पे जो छोटे ट्रैक्ट होते हैं, मीडियम ट्रैक्ट, छोटे ट्रैक्ट, या धरती पे जो जगह है उसी को हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं, जो ठोस है। यही लैंड फॉर्म्स लैंडस्केप बनाती है। आप पहाड़ पे जाओगे, पहाड़ एक लैंड फॉर्म है, बड़ा मजा आता है। प्लेन्स एक लैंड फॉर्म है, प्लेट्यू एक लैंड फॉर्म है। ठीक है, लैंड का एक फॉर्म है। अब उसका एक अपना फिजिकल शेप होता है। जैसे पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं, साइज होता है, मेटीरियल्स होते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस हमने पिछली बार बात की थी, वो लेक्चर अवेलेबल है। धरती कैसे बनी आप देखिएगा। नहीं, वो नहीं, उसके पहले वाला लेक्चर अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला। तो इसमें कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस लग रहे हैं। भाई देखो, लैंड फॉर्म की बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इरोजन, की लगातार डेन्यूड होता रहेगा। नदी आई काटते हुए पहाड़ को, सारी की सारी चीजें लेके आती है और फिर प्लेन्स पे वो डिपॉजिट कर देती है, तो हमारा लैंड फॉर्म बन जाता है। तो ज्यादातर जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो होते हैं, इसीलिए रिजल्ट्स काफी टाइम लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लैंड फॉर्म्स मॉडिफाई होते रहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, वेदरिंग की वजह से लैंड फॉर्म बदलते रहते हैं। लैंड फॉर्म की भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले वो यंग होती है। जैसे कोई नदी आई काटते हुए डिपॉजिट किया उसने, तो उस समय वो यंग है। उसके बाद धीमे धीमे वो मैच्योर होते हैं, फिर वो ओल्ड एज पे आ जाती है। तो हम इन तीनों स्टेज की एक एक करके बात करते हैं। अब सबसे पहले तो एजेंट्स कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है आपका रनिंग वाटर। ये जो पानी है ये जमीन को बनाएगा। अब दो तरीके के रनिंग वाटर होते हैं। एक तो ओवरलैंड फ्लो होता है। ओवरलैंड मतलब जो लैंड पे फ्लो होगा, जो आपकी धरती पे फ्लो हो रहा है, सरफेस पे फ्लो हो रहा है। और एक होता है आपका लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो मतलब जैसे वैलीज में जो पानी जा रहा है, स्ट्रीम्स। भाई एक बात बताओ कि नदियां, आप देखो ना, वैली में पानी जा रहा है। वैली क्या है? दो ये घाटी, ठीक है, पहाड़ के बीच की जगह। अब ये क्यों हुआ? ये पूरा एक पहाड़ था, लेकिन नदी आई, लगातार नदी आती रही, पहाड़ ने रास्ता रोका नदी का और नदी ने उसको काट दिया, और इसीलिए बीच से रास्ता बन गया। तो दो पहाड़ों के बीच की जगह इज वैली। तो ये आपका लीनियर फ्लो, एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा। ओवरलैंड फ्लो कहीं पे भी जा सकता है। अब जितने भी, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म जो हैं, दे आर मेड बाय रनिंग वाटर। यूथफुल रिवर्स। भाई आपका जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना है, जो यूपी वाला एरिया, जो बिहार वाला ये नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है, ये पूरा का पूरा रनिंग वाटर से ही तो बना है। हिमालयन रिवर सिस्टम के, हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो काटते हुए लेके आती है सब कुछ, और यहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देगी, यहीं से लैंड फॉर्म बना। डेक्कन में जाएंगे तो वॉल्केनो से बना है वो डेक्कन ट्रैप। समझे आप? तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, ये जो स्ट्रीम चैनल्स हैं, दे टर्न जेंटल, क्योंकि लगातार इरोजन होता जा रहा है ना। पानी जब पहाड़ से नीचे आएगा,
पानी जब पहाड़ से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि स्लोप है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन पे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी धीमे होती जाएगी। पहले तो बहुत जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो लेवल पे आता जाता है वो शांत हो जाता है और फिर वहां पे डिपोजिशन होता है रनिंग वाटर के थ्रू। ये तो भाई बहुत ही खूबसूरत, ये जब स्लोप से पानी पत्थरों से जाते हुए गुजरता है तो फॉल्स बन जाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। एक भेड़ा घाट में आप जाइएगा जबलपुर में, बहुत ही खूबसूरत है वहां पे जो फॉल है, धुआंधार फॉल्स। अब ओवरलैंड फ्लो क्या करता है? इट कॉजेज शीट इरोजन। तो अब हम दोनों फ्लोस की बात करते हैं। ओवरलैंड में शीट इरोजन हमको देखने को मिलता है। ओवरलैंड फ्लो का मतलब यही है कि बारिश होना, ये समझ रहे हो ना आप? एक है आपका बारिश हो रही है, भाई बारिश होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अब बारिश होगी तो अब जैसे आपकी कार है, जब बारिश होती है तो जैसे कार बहुत गंदी है, तो जब बारिश होती है तो मस्त कार नहीं हो जाती एकदम। तो ऐसे ही रोड पे आपने देखा होगा कि जब ओवरलैंड फ्लो होता है, जब बारिश होती है तो जो भी गंदगी वो सब साफ कर ले जाता है। तो एक तो इस तरीके का रनिंग वाटर की यही है, ओवरलैंड फ्लो मतलब बारिश हो रही है, और दूसरा जो नदियां और जो रिवर्स हैं वो काटते हुए लेके आ रही, तो वो हो गया लीनियर फ्लो। तो ओवरलैंड फ्लो कॉजेज शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब क्या? शीट मतलब क्या? ऊपर की शीट हटेगी। तो जो ओवरलैंड फ्लोस होगा, ठीक है, उसमें आपकी शीट जो ऊपर की सॉइल है वो हटती जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि जो लैंड है उसमें कितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, है ना। देखिए जो वाटर फ्लो करेगा, इसमें जैसे वाटर यहां से फ्लो कर रहा है आपके लैंड के ऊपर से, अब यहां पे जो मटेरियल्स हैं वो हटते जाएंगे, हटते जाएंगे। जो भी मेजर और माइनर क्वांटिटीज में, छोटी या ज्यादा क्वांटिटीज में मटेरियल्स प्रेजेंट्स हैं वो हटते जाएंगे। अब ये काटना शुरू करेगा लैंड को। यहां पे छोटे छोटे रिल्स जो कि फर्दर गली में डिवाइड हो जाएगा। जैसे पानी यहां पे बहता जा रहा है, मतलब जैसे पानी जाएगा सरफेस पे तो रिल्स मतलब होता है चैनल, ठीक है ना। एक चैनल मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं कि जैसे आप मट्टी है, मट्टी उसमें पानी डाल दो तो आप देखते हो कि पानी जो है वो अपना रास्ता ढूंढेगा चैनल बना के, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। तो यही सब रिल्स हो जाते हैं। अब लगातार आप जब पानी फेंकते रहोगे, पानी आता रहेगा, तो भाई ये मिट्टी को काटेगा ना। अक्सर आप देखते हो जब मिट्टी पे आप जाते हो, गाड़ी चलाते हो, बहुत मिट्टी होती है, अगर बहुत गहरी मिट्टी है, पानी लगातार उस पर डिपॉजिट होगा तो पहले तो चैनल बनाएगा और काटते काटते वो गली का फॉर्म कर देगा, गली फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, नाला गड्ढा बन जाएगा अच्छा खासा। अब उस गड्ढे से, वो पानी ने अपने आप बनाया है, वो गड्ढे से पानी जाता रहेगा और ये गड्ढा लगातार वाइड और डीप होता जाएगा, ठीक है। और यही गलीज दे विल यूनाइट टू गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ वैलीज। पानी आया यहां से, ठीक है, पानी आया, अब पानी लगातार काटता रहे, काटता, पहले चैनल बनाया, फिर इसने गली बना दी, और यही गली यूनाइट होकर इसने वैली बना दी, दो पहाड़ों के बीच जगह। तो अब इसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं। शुरुआत की स्टेज में हम ये देखते हैं, अब ज्यादा इरेगुलरिटी, जैसे पहाड़ बहुत इरेगुलर होते हैं, तो पानी इसको काटता जाएगा, चैनल बनाएगा, गली बनाएगा, और फिर यही गली यूनाइट होके वैलीज बना देगी। अब शुरुआत में तो डाउन कटिंग, जो नीचे जा रहा है ना, पानी नीचे काट रहा है, नीचे काटता जा रहा है, तो वो इरेगुलरिटी, जैसे वाटरफॉल एक इरेगुलरिटी है ना, उसको डोमिनेट करेगा, उसको रिमूव करेगा। मिडिल स्टेज में, बीच में स्ट्रीम जो है वो अपने बेड्स को काटेगी। मतलब देखो भाई, पानी जाता जा रहा है, साइड से वैली क्रिएट हो गई है, ठीक है, पानी जा रहा है तो साइड से काटता जा रहा है ना, लेटरल इरोजन हो रहा है, वो और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वैली भी रिड्यूस हो जाएगी। लगातार वैली को काटता जा रहा है, साइड से वैली को भी काटता जा रहा है, तो वैली भी घट के नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से स्लोप लोअर होते जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ओवरलैंड फ्लोज, जो ओवरलैंड का फ्लो होता है उसमें सॉइल जो है वो रिमूव होती जाती है, शीट इरोजन, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये शीट इरोजन, ये ओवरलैंड, ये पानी यहां से गया, पहले चैनल डेवलप हुआ, अब ये देख रहे हो गली डेवलप होगी, गड्ढा टाइप का डेवलप हो गया है। बेसिन मतलब देखिए, ये ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करेगा। मतलब जैसे जब तक ये पानी आया, ये काटना शुरू किया, अब ये जब तक फ्लैट नहीं हो जाएगा, सब कुछ काट नहीं देगा, तब तक ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है।
अब फाइनली जब पूरा फ्लैट हो गया तो कई बार हमको मोनोडनॉक्स देखने को मिलते हैं, मोनोडनॉक्स या फिर आइंसेलबर्ग भी इसको बोला जाता है। ये एक माउंटेन है, एक छोटी सी माउंटेन होती है, एक रॉक हिल होती है। अब भाई पानी ने तो सब काट दिया, पूरा फ्लैट कर दिया, लेकिन कई बार माउंटेन, छोटी छोटी माउंटेन जो हैं वो कई बार राइज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये स्लोप था, अब ये पानी ने काट काट के पूरे स्लोप को काट डाला, लेकिन हो सकता है कि छोटी सी माउंटेन रह गई हो जिसको मोनोडनॉक्स बोलते हैं। इधर उधर आपको मिल जाएंगी, कई जगह आपने देखी होगी, एमपी में आपको मिल जाएंगी, कई मतलब सेंट्रल इंडिया में आपको ये मिल जाएंगी कि सब कुछ बढ़िया, लेकिन जैसे ट्रेन से नहीं जाते तो अरे ये कहां से माउंटेन, एकदम से कहां से माउंटेन आ गई, है ना। डोम शेप होती है ये, और इसमें आपको क्वार्टजाइट ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके का जो प्लेन है स्ट्रीम से जो बनता है, स्ट्रीम इरोजन से बनता है, इसको कहते हैं पाइन प्लेन या ऑलमोस्ट प्लेन, पूरा का पूरा प्लेन। अब इसमें क्या क्या होता है, रनिंग वाटर में वही यूथ। अब स्ट्रीम्स जो होते हैं इसमें ज्यादा नहीं होते हैं, शुरुआत की बात है ना, स्ट्रीम्स कम होगी, इंटीग्रेट नहीं करेंगी। फिर से आपको बताता हूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको देखिए, ज्योग्राफी को ना आप विजुलाइज करिए, जितना ज्यादा आप विजुलाइज करेंगे ना उतना बढ़िया आपको समझ में आएगा। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी में आपको रटना है, आपको चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसमें आप अपने दिमाग से भी चीजों को समझ सकते हैं, आपको बस विजुलाइज करना है, अच्छा ये हो रहा है। तो सुनिए, शुरुआत में क्या होगा, जब हम नए नए होते हैं, जब हम यंग होते हैं, तो हमारे पास इतनी नॉलेज कहां होती है, हमारे पास कोई, जो भी हमारे पास हथियार होते हैं, जो नॉलेज भी होती है, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो यही नदी के साथ भी है। शुरुआत में जब स्ट्रीम से, शुरुआत में पहली बात तो कम होती है, बहुत ही कम, इनका इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये ओरिजिनल स्लोप्स में जाएंगी, वी शेप वैली में, पहाड़ को काटते हुए ऐसे वी शेप है ना, ये यहां पे नदी आपको मिलेगी, यहां पे रोड जा रही है, आप देखेंगे नदी जाएगी नीचे, एकदम कोई फ्लड प्लेन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है, पानी के बगल वाला एरिया है ना। प्लेन्स में जो नदियां होती है ना, जैसे ये नदी है, यहां पे प्लेन है, तो पानी के बगल वाला एरिया दैट इज प्रोन टू फ्लड। ये क्या है, जैसे ये वैली है, अब जैसे ये यहां से पानी जा रहा है, ये वैली है, और उसके बाद ये पानी जाते जाते प्लेन्स पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया, ये रिवर वाला जो बैंक्स ऑफ द रिवर का एरिया और ये वैली वाला एरिया, ये फ्लड प्लेन के अंदर आता है, समझे आप। तो खैर फ्लड प्लेन की हम बात करेंगे अभी बाद में। तो ये यूथ है। अब स्ट्रीम्स जो है, देयर डिवाइड्स आर ब्रॉड, स्ट्रीम जो डिवाइड होती है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होती है। स्वैम्प, लेक्स सब एग्जांपल्स है, मेंडर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये यूथफुल स्टेज है। शुरुआत में जब नदी नीचे आएगी, ठीक है, काटते हुए, तो ये शुरुआत है भाई। तो वी शेप वैली में आपको ये देखने को मिल जाएगी। यहां पे फ्लड प्लेन आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्लड प्लेन आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जाते हुए विसर्पण, मिएंडर्स, ऐसे इस तरीके से है ना, नदी जो है वो जाती है मिएंडरिंग करते हुए, विसर्पण करते हुए, और उसके बाद फाइनली अपलैंड्स पे जाएगी। वाटरफॉल यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। क्यों भाई, देखो वाटरफॉल जैसे मान लो कि ये पहाड़ है, नदी काटते हुए गई, और उसके बाद ये जगह है नीचे, और तो एकदम से ये पानी नीचे आएगा ना, समझे आप। तो वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलती है। बेसिकली ये पहाड़ों से जब नीचे उतरती है तब ये यूथफुल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद होती है आपकी मैच्योर। अब यहां पे जो स्ट्रीम्स है, जो अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग धाराएं आ रही है, जैसे गंगा का एग्जांपल लीजिए, गंगा की दो हेड स्ट्रीम्स है ना, भागीरथी और अलकनंदा, वो आपके देव प्रयाग में जाके मिलती है, जहां पे उसको गंगा बोला जाता है। तो जहां पे वो मिलेगी उसको कहेंगे मैच्योर फेज, ठीक है ना। तो ये अलग अलग स्ट्रीम जो है वो यहां पे मिलेंगी, लेकिन अभी भी वैली स्टिल वी शेप्ड, अभी भी ये वैलीज के बीच में ही जा रही है। वी शेप है ना वैली, तो अभी भी आप जब पहाड़ों के ऊपर जब आप जाओगे ना, नीचे देखोगे तो आपको नदी हुई देखने को मिलती है, ठीक, और काफी डीप होती है। हालांकि जो ट्रंक स्ट्रीम्स होती हैं, दे कैन बी ब्रॉड इनफ। ये चीज अभी भी जो वाटर है दैट विल बी कन्फाइंड विद इन अ वैली, वैली के बाहर अभी नहीं निकला है। लेकिन यहां पे आपको वाटरफॉल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो फ्लैट और ब्रॉड इंटरस्ट्रीम एरियाज हैं, जो स्वैम्स हैं, जो मार्चेस हैं, ये डिसअपियर हो जाएंगे। और अब यहां पे स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम डिवाइड है, दैट विल टर्न शार्प। मतलब अब पहाड़ों से प्लेन्स पे तो पूरी तरीके से नहीं आई है, लेकिन हां अब आ गई है, वो बस प्लेन पे आने वाली है। तो जो
आपके वाटरफॉल्स हैं, स्ट्रीम्स, मार्शेस हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं और यहां पे स्ट्रीम डिवाइड होने लगती है, समझ रहे हो। अब फाइनली आपका ओल्ड, अब ये स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ज्वाइन करेंगी, ठीक है। स्ट्रीम्स मिएंडर जो होते हैं ओवर वास्ट फ्लड प्लेन, ये आपको नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है अभी दिक्कत हो रही हो, कुछ नहीं है, अभी ऑक्सबो लेक, लेवीज लेक जब हम समझेंगे ना तब आप आगे समझ जाएंगे। मतलब आप देखो पानी पूरा प्लेन पे आ गया है, अब यहाँ पे डिवाइड जो होते हैं दे आर वेरी ब्रॉड, काफी बड़े बड़े स्ट्रीम्स। केदारनाथ में केदारनाथ कह रहा हूं, ऋषिकेश में आपको कितनी कितनी चौड़ी नदी देखने को मिलेगी, लेक, स्वैम्स, मार्शेस आपको देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर लैंड जो है वो सी, जैसे पहाड़ तो काफी ऊपर रहता है ना, सी लेवल के ऊपर रहता है, लेकिन यहां पे प्लेन्स ज्यादा, इट्स नॉट बहुत सी लेवल के ऊपर नहीं जाता है। तो अब आप देखिए, अब आप चीजों को समझ जाएंगे, ये यूथ, मैच्योर और ओल्ड फेज को अब आप समझेंगे। सबसे पहले तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे, फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे। तो इसमें है आपकी वैलीज। अब ये जो वैलीज हैं दे स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो डिल्स, बताया था ना कि ये छोटे से चैनल, जैसे पानी आया इरोड करेगा तो छोटा सा चैनल जो है वो डेवलप होगा। अब उसके बाद यही रिल्स जो हैं दे विल बी डेवलप इनटू लार्ज गलीज, और उसके बाद ये गली और डीप होती जाएगी। मतलब जैसे ये इतनी गहरी आपने मिट्टी डाली और आपने यहां पे पानी डाल दिया, पानी जो है वो चैनल्स में बटेगी। अब ये जो पानी है, अब देखिए ये आपकी यंग स्टेज है, ये आपकी यंग स्टेज है, यही पानी क्या करेगा, अभी तो स्ट्रीम डिवाइडेड है ना, आप देख सकते हो पुअर इंटीग्रेशन है, लेकिन जैसे जैसे पानी आता रहेगा ये मिट्टी जो है वो पूरी कट जाएगी, पूरी कट जाएगी और ऐसा गड्ढा टाइप का हो जाएगा, दे विल फॉर्म गलीज। और उसके बाद और ये डीप होती जाएगी, वाइड होती जाएगी, फर्दर बहुत ज्यादा गहरा होता जाएगा, जिसको वैलीज बोला जाता है। तो जितना पानी आता जाएगा उतनी गहराई वो लेता जाएगा। अब वी शेप वैली हो गया, गॉर्ज, कैनियन आपने देखा होगा, खाई, वी शेप वैली, सब ये सब खाई। जब आप पहाड़ों पे जाते हो आप देखते नहीं हो वैली, वो नीचे वी शेप ही तो होती है, उधर से आप देखते हो, इधर से खाई बिल्कुल नीचे जाके नदी बहती है, ठीक है। गॉर्ज, कैनियन आपको देखने को मिलेंगे, द ग्रेट कैनियन अमेरिका में है ना, तो ये सब पानी की ही वजह से बना है। गॉर्ज जो होता है वो बहुत ही डीप वैली होती है विथ स्ट्रेट साइड, और कैनियन जो होता है उसमें स्टेप लाइक साइड स्लोप्स होते हैं। बताता हूं मैं, जैसे जो गॉर्ज होता है, ठीक है, गॉर्ज बेसिकली एक नैरो वैली होती है ना, पहाड़ों के बीच में यही नैरो वैली को गॉर्ज बोला जाता है। इसमें ये स्टीप नहीं होती है, मतलब स्टीप होती है और नीचे पानी बहता रहता है, ठीक है, ये है आपकी गॉर्ज। लेकिन जो कैनियन होता है इसमें आपको स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा, जैसे गॉर्ज तो स्ट्रेट हो सकता है ऐसे, लेकिन ये कैनियन में आपको ऐसे स्टीप ये स्लोप देखने को मिलेगा। मतलब कोई फर्क नहीं है, कैनियन गॉर्ज का ही पार्ट है। गॉर्ज में जब साइड स्लोप्स डेवलप हो जाते हैं तब उसी को हम कैनियन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अब गॉर्ज जो है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विथ एट इट्स टॉप एज वेल एज एट इट्स बॉटम। जितनी विथ ऊपर से होगी उतनी नीचे से होगी, जैसे इतना, ये इतना ही चौड़ा होगा, ये ऊपर से भी इतना चौड़ा, नीचे से भी इतना चौड़ा। लेकिन कैनियन जो है, कैनियन वही, ये गॉर्ज है आपका, ठीक है, बहुत गहरा, यहां पे रोड जा रही है, आप देखेंगे रोड नहीं है, कुछ भी है, जैसे यहां पे जंगल है, नीचे गॉर्ज है और इसके बीच में ऐसे नदी बह रही है। लेकिन कैनियन की बात करें तो ये इस तरीके से हो जाता है, वी शेप टाइप का, मतलब थोड़ा सा इस जो ये आप स्लोपिंग देखते हो ना, ये स्टेप लाइक हो जाती है, सीढ़ियों टाइप। तो ये देखिए यहां पे चौड़ा है कैनियन, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये पतला होता जाएगा, ठीक है, बॉटम के बजाय ऊपर ये वाइड होगा, ये आप देख सकते हो। दैट इज गॉर्जेस एंड कैनियंस, ये देख सकते हो ना, ये गॉर्जेस। अब ये देखो स्टीप स्लोप है इसका, ये है कैनियन आपका, ये आपको अमेरिका में देखने को बहुत मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट कैनियन आपने सुना होगा, ठीक है। तो कैनियन या गॉर्ज एक ही चीज ही है, कोई इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देन देयर इज पॉट होल्स एंड प्लंज। पॉट होल्स की, अगर पॉट होल्स की बात करें, ये आप समझ रहे हो ना, ये सब इरोजनल फीचर्स हैं, याद रखिएगा। तो पॉट होल्स की बात करें तो
लेस सर्कुलर डिप्रेशंस को दे आर कॉल्ड पॉट होल्स। समझ में नहीं आया सर? भी बताता हूं। रोड पे जाते हो ना, रोड पे देखो ना ऐसे ये सर्कल टाइप के गड्ढे, ये रोड है, ये सर्कल 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 इस तरीके के गड्ढे बन जाते हैं और इन्हीं गड्ढे से जाना पड़ता है, यही है पॉट होल्स। बस पूरा सर्कुलर डिप्रेशन नहीं होता है, लेस सर्कुलर। अब ये क्यों होता है? जैसे सड़कों पे भी गड्ढे क्यों बनते हैं? पानी बहुत ज्यादा बरस गया, पानी सबको, सारी सड़कों को बहा के ले जाता है। ऐसे ही इधर पे भी होता है, ज्योग्राफी में भी होता है, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, पानी जो है वो सब कुछ बहा के ले जाता है। तो स्ट्रीम एरोजन्स की वजह से जो रॉक्स होती है ना, रॉक के फ्रेगमेंट्स, ये पानी आया, रॉक के फ्रेगमेंट्स को उड़ा के ले गया, तो ऐसे पॉट होल्स डेवलप हो जाते हैं। ये चीज तो छोटा सा डिप्रेशन इसमें फॉर्म होता है। पेबल्स और बोल्डर्स, मतलब छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं, वो इन डिप्रेशन पे कलेक्ट होते जाते हैं एंड दे गेट रोटेटेड बाय फ्लोइंग वाटर। और धीमे धीमे ये डिप्रेशन जो है दे ग्रो इन डायमेंशंस। अब यही डिप्रेशन दे जॉइन एंड स्ट्रीम वैली गेट्स डीपेंड, और डीप होती जाती है। वाटरफॉल्स पे भी जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको काफी बड़े बड़े पॉटहोल्स देखने को मिलते हैं। दे आर वेरी वाइड, दे आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। नहीं समझे? फिर से बताता हूं। ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया इसका, ये तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये डीप है काफी ज्यादा, पॉट होल्स, प्लंज। अब जैसे होता क्या है, कई बार, ये तो रोड का एग्जांपल था, लेकिन यहां पे इरोजन की वजह से छोटे छोटे लेस सर्कुलर टाइप होल्स डेवलप होंगे। अब ये डिप्रेशन है ना, ये खाली जगह है, गड्ढा टाइप है कि नहीं? रॉक फ्रेगमेंट्स, एक बहुत बड़ी रॉक है, पानी ने उसको काटा, ठीक है, अब यहां पे डिप्रेशन, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का डेवलप हो गया। अब यहां पे पेबल्स, बोल्डर्स, मतलब वही कंकड़ पत्थर जो है वो कलेक्ट होते जाएंगे। अब भाई पानी तो लगातार आ ही रहा है ना, तो पानी क्या करेगा? दीज विल रोटेट, तो पानी इसको रोटेट करेगा। और डिप्रेशन जो है, यही गड्ढा है, इसका डायमेंशन, इसका जो एरिया है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब ऐसे एक डिप्रेशन नहीं होगा ना, बहुत सारे डिप्रेशन होंगे। जैसे ये एक डिप्रेशन है, ये एक डिप्रेशन है, ये एक डिप्रेशन है। आपने अक्सर देखा होगा जब रोड्स पे पानी बरसता है तो छोटे छोटे पॉटहोल्स हमको, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, एक गड्ढा यहां दिखेगा, एक गड्ढा यहां दिखेगा, गड्ढा यहां दिखेगा, गड्ढा यहां दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा पानी बरसता है तो ये जो बीच का एरिया है ये भी उड़ा के ले जाता है, तो एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। इन सबको, ये सारे पॉटहोल्स मिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लेते हैं। यही हो रहा है जब वाटरफॉल्स, ऐसे ही जब पानी, जैसे ये पानी आ रहा है, अब ये है आपकी वाटरफॉल, यहां पे पानी बहेगा, अब ये नीचे पॉटहोल्स है, ये इतना बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा तो पानी लगातार यहां पे बहेगा। तो आप देखते होंगे, जैसे आप केम्प्टी फॉल में जाइए, कोई भी फॉल में जाइए, तो जब पानी नीचे आता है तो ये इधर पे जो होता है ना, वो काफी ज्यादा गहराई होती है, क्योंकि बहुत बड़ा डिप्रेशन है, तो पानी लगातार यहां पे आएगा, इसको रोटेट करे। नदियां जब काटते हुए नीचे जाती हैं, इरोड करती हैं, तो एक टेरेस, एक छत टाइप की लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दे आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर या फिर फ्लड प्लेन लेवल्स। आप ये देखिए, आप अगर जब डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये है पूरी की पूरी रिवर टेरेस, ये वर्टिकल फेनोमेना है, ठीक है, नदी ऐसे काटते हुए जा रही है, वर्टिकली फेनोमेना, और ये पूरी की पूरी टेरेस एक छत बनाती हुई जा रही है, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारी टेरेसेस हो सकती है डिफरेंट हाइट्स पे, कि यहां पहले रिवर यहां से आई होगी और उसके बाद ये नीचे गई है काटते काटते। अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। बहुत हो गया इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं आपके एलुवियल फैन। अभी तो नदी काटते हुए जाएगी, कंकड़ पत्थर सब कुछ लेते हुए जाएगी, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी तो करेगी। तो ये कब होता है? जब स्ट्रीम जो है वो ऊपर से आ रही होती है और जब प्लेन पे आती है तो वो ब्रेक हो जाती है। समझ रहे हो? ये देखो, अरे यार, एलुवियल फैन इसी तरीके का होता है, बहुत बड़ा सा ऐसे पंखा टाइप का होता है, ठीक है। एलुवियल फैन जो होता है, मतलब पंखा क्या है, ऐसे ये बड़ा सा इस तरीके से एलुवियल फैन आपको देखने को मिलेगा। अब वही है कि सब कंकड़ पत्थर यहीं पे ही ओवर द माउंटेन स्लोप्स यहां पे डिपॉजिट होते जाते हैं, लोड बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं, अब इसके आगे ले नहीं जाती और यहां पे छोड़ देती है। तो एक ब्रॉड कोनिकल शेप
का लैंडफॉर्म बनता है जिसको हम कहते हैं एलुवियल फैन। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे कंकड़ पत्थर यहां पे डिपॉजिट हो गए हैं। स्ट्रीम जो है अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो और आगे ले जाए कंकड़ों पत्थरों को, जो भी वो लेके आ रही है ये चीज। अब कई बार क्या होता है कि स्ट्रीम्स जो होती हैं ये बहुत सारे चैनल्स में बट जाती है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है? नदियों का मिलना, स्ट्रीम्स का मिलना। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज मतलब स्ट्रीम्स का बटना, समझे? वही डेल्टा होता है। डेल्टा भी दे आर ऑल्सो लाइक एलुवियल फैन, लेकिन ये डिफरेंट लोकेशन। इसमें क्या होता है कि जब नदी जो है वो समुद्र में गिरने वाली होती है, भाई नदी समुद्र में गिरेगी ना, लेक्स में मिलेगी, समुद्र में मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो जब नदी समुद्र में गिरती है तो बस गिरने से पहले वो बहुत सारी धाराओं में बट जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे जब नदी बहुत तेजी से आएगी, तो नदी तेजी से आ रही है तो नदी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन जैसे जब वो प्लेन पे आएगी वैसे वैसे उसका बहाव स्लो होता जाता है और बहुत सारी चीजें वो लेती हुई आती है। तो जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है तो सारी की सारी चीजें यहीं पे डिपॉजिट कर देती है। तो अब देखिए वही है कि जैसे अगर खाली पानी है तो आप अपने जमीन पे डाल दो तो अपने आप बह जाएगा, लेकिन पानी में क्या करो, आगे मट्टी डाल दो तो पानी बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो नदियां अपने साथ इतना सब लोड लेके आती हैं वो उसी की वजह से बहुत सारी धाराओं में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती हैं, ठीक है, और बनता है डेल्टा। तो इसमें जो छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं वो पहले सेटल होंगे, सेल्ट, क्लेस, और जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाता है रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। सुंदरबन डेल्टा में आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी, वो लैंडफॉर्म है, वो नदी की वजह से बना है, लेकिन नदी की धारा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है, बहुत सारी धाराओं में बट गई है। समझे आप? ये है आपका डेल्टा। फिर फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स। फ्लड प्लेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। फ्लड प्लेन की ही वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल रहता है, और इसमें यही है कि फ्लड प्लेन बेसिकली जो आपके पानी के पास वाला, नदी के पास वाला एरिया है उसी को ही फ्लड प्लेन बोला जाता है। एंड फ्लड प्लेन आर वेरी वेरी फर्टाइल। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे फ्लड प्लेन ही तो है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यहां पे फ्लड आते रहेंगे। ये वही फ्लैट एरिया होता है जो कि नदी के पास होता है, जैसे कानपुर एक फ्लड प्लेन है, गंगा नदी के पास है। और ये फ्लड प्लेन आपकी ये रिवर बैंक से पूरा वैलीज तक जाएगा। राइट सी बात है, नदी जहां से आ रही है वहां तक जाएगा, है कि नहीं? तो रिवर बेड, वही जो रिवर सारी चीजें लेके आती है यहां पे डिपॉजिट करेंगी, इसीलिए इसको फर्टाइल बनाया जाता है। एलुवियल सॉइल यहां पे बनेगी इन्हीं फ्लड प्लेन्स में। अब फ्लड प्लेन भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फ्लड प्लेन जो बैंक के एबव होता है वो इनएक्टिव फ्लड प्लेन होता है। अब इसमें दो तरीके के, इसमें एक होता है फ्लड डिपॉजिट्स और चैनल डिपॉजिट्स। तो फ्लड प्लेन, फ्लड डिपॉजिट्स और चैनल डिपॉजिट्स होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई देखो, यहां पे अगर फ्लड प्लेन दिया होगा, चलो नहीं है ये, मुझे चलिए मैं कंटेंट राइटर से बोलूंगा कि भैया देखो फ्लड प्लेन मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाता हूं। जैसे फ्लड प्लेन क्या है कि जैसे ये पानी यहां पे आ गया, ठीक है, अब ये उसका नॉर्मल कोर्स है, ये इधर, ये इधर। अब अगर मान लो बाढ़ आ गई, ठीक, तो ये पानी यहां तक आ जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा एरिया फ्लड प्लेन हो गया। अब वापस जब बाढ़, मतलब जब पानी नीचे जाएगा तो वापस ये अपने कोर्स पे वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अब होता क्या है कि जैसे फ्लड आया, ठीक है, अब जैसे ये नदी का, जैसे गंगा नदी का ये कोर्स है, ठीक है, अब यहाँ पे बिहार, जैसे कोसी रिवर जो है वो अक्सर बिहार में, और दामोदर रिवर जो है वो बंगाल में बाढ़ लेके आती है। तो अब यहाँ पे जैसे पानी बह रहा है बढ़िया से, खूब बारिश हो गई, खूब पानी आ गया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इस एरिया में बाढ़ ले आई। अब बाढ़ ले आई, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस वो ऐसे बहने लगेगी, अपने नॉर्मल कोर्स में आ जाएगी। इसी एरिया को ही कहते हैं फ्लड प्लेन। तो अब ये जो फ्लड प्लेन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई आपको लग रहा होगा बाढ़ आ गई है, लेकिन ये बाढ़ अपने साथ एलुवियल सॉइल भी लेके तो आई है, अपने साथ बहुत सारा एलुवियम लेके आई है जो कि डिपॉजिट करेगी। जैसे ये पानी बह रहा है, नदी बह रही है, अब यहां पे इसने खूब सारा एलुवियम डिपॉजिट कर दिया, अब वापस ये बहेगा तो ये डिपॉजिट तो यहीं रह जाएगा ना, तो सॉइल फर्टाइल हो जाती है, अगले साल खेती मस्त होगी,
है कि नहीं? तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है आपका फ्लड प्लेन। तो अब इसमें दो होते हैं, एक एक्टिव फ्लड प्लेन और एक इनएक्टिव फ्लड प्लेन। अब एक्टिव फ्लड प्लेन क्या है? जहां पे आपको रिवर डिपॉजिट्स मिलेंगे, है ना? तो फ्लड प्लेन अबव द बैंक, बैंक के ऊपर वाला, इट इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। देखो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना भाई, भगवान ही बचाए। उन्होंने खाली एक स्टेटमेंट दे दिया है, सिरदर्दी है, और उसके बाद उसको समझाने का जिम्मा हमारा है। तो स्टेटमेंट वो खाली एक लैंग्वेज दे दी, मतलब उन्होंने खाली एक ऐसा समझा दिया है, मतलब हो क्या रहा है उसको आप जब तक डीप में नहीं जाओगे ना, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं पाओगे। तो एक एक स्टेटमेंट को यहां विजुअलाइज करो कि अच्छा हो क्या रहा है, नदी कैसे कर रही है, लाइव चल रहा है, ज्योग्राफी इज लाइव, ठीक है। तो यहां पे जो फ्लड प्लेन अबव द बैंक होता है, बैंक मतलब किनारा, और बैंक के एकदम जब आप दूर जाओगे तो वो होता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन, ठीक है। और जहां पे वो रिवर बेड, जहां पे अच्छा खासा रिवर डिपॉजिट्स आपको मिलेगा, वो होता है आपका एक्टिव फ्लड प्लेन। अब इनएक्टिव फ्लड प्लेन में भी आपके दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, एक होते हैं फ्लड डिपॉजिट्स और एक होते हैं चैनल डिपॉजिट्स, ठीक। अब फ्लड डिपॉजिट्स जैसे प्लेन्स में क्या होता है, चैनल जो है वो लेटरली शिफ्ट करते रहते हैं और अपना कोर्स चेंज करते रहते हैं। तो अच्छा खासा कट ऑफ कोर्सेस, मतलब जैसे ये पानी है, ठीक है, ये नदी है, ये चैनल है, ठीक है। अब ये चैनल, अब भाई देखो ये ओरिजिनल कोर्स है इसका, ये बहती जाएगी बहती जाएगी बहती जाएगी, लेकिन अपने ओरिजिनल चैनल से कट हो जाती है। जैसे मान लो कि नदी को यहां पे बहना है ना, नदी यहां पे बह रही है, तो चैनल जो है ना वो शिफ्ट होते रहते हैं, लगातार शिफ्ट होते रहते हैं, अपना कोर्स चेंज होते रहते हैं। तो ये अपना कोर्स चेंज होके ये कट करके यहां पे चली जाएगी। तो अब यहां पे बहना था, लेकिन यहां से नहीं भाई, यहां से बह गई ना, तो कट ऑफ छोड़ दिया यहां से। जैसे आपको जाना था कहीं पे, कहीं से जाना था, आपने वो रास्ता बदल लिया, वो कट ऑफ हो गया, हट गया, कट ऑफ मतलब खत्म, ठीक है। अब ये क्या है, इट गेट्स फिल्ड अप ग्रेजुअली, यहां पे फिलिंग होती रहेगी, समझ रहे हो, यहां पे फिलिंग होती रहेगी। अब ये जो एरियाज होते हैं फ्लड प्लेन के ऊपर, दे आर बिल्ड अप बाय अबैंडन्ड और कट ऑफ चैनल कंटेन कोर्स डिपॉजिट्स, लगातार डिपॉजिट्स आते रहेंगे यहां पे। ये जो अबैंडन्ड एरिया है भाई, नदी को जाना तो हम नहीं जाएंगे, हम दूसरी एरिया से जाएंगे, तो वो अच्छा खासा एरिया छोड़ दिया, वहां पे कोर्सर डिपॉजिट जो है वो होते रहेंगे। और ये जो फ्लड, अब ये नदी यहां से जाएगी, ये और मटेरियल्स लेती जाएगी, फाइनल मटेरियल्स लेती जाएगी। तो दिस फ्लड प्लेन्स इन अ डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा फ्लड प्लेन्स। और अगर डेल्टा में यही चीज हो रहा है, तो डेल्टा वाला जो वो भी डेल्टा भी तो फ्लड प्लेन होता है ना, उसको कहते हैं डेल्टा प्लेन्स, समझ रहे हो। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स की बात करते हैं। ये अच्छा ये देख लो, ये यहां पे इसको डायग्राम होना चाहिए था, बट यहां पे आ गया ये रिवर टेरेस एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है। रिवर टेरेस हो सकता है मैंने शायद थोड़ी जल्दी में समझा दिया था। रिवर टेरेस आप समझो ना कि रिवर टेरेसेस जो हैं, दे आर सर्विसेज मेकिंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन। सिंपल सी बात है भाई, देखो ये नदी पहले ना ये ऐसे होगा, ये वाला जो एरिया है ना, ये नदी ये पूरा पहले ऐसे फ्लैट होगा ये, ठीक है। अब नदी यहां से बह रही है, तो पहले ये ऊपर बहती होगी, इसने काटा फिर थोड़ी नीचे गई, फिर इसने काटा फिर थोड़ी नीचे गई, तो इसी को ही कहते हैं फ्लड टेरेस एरिया, ठीक है। भाई देखो नदी पहले ऊपर बहती होगी, यहां पे बहती होगी इस तरीके से, फिर ये काटा फिर नीचे थोड़ी चली गई, फिर काटा फिर थोड़ी नीचे चली गई, तो यही बनाता है आपका फ्लड मतलब रिवर टेरेस, है ना। तो जो ओल्ड वैली फ्लोर होता है ना, या फ्लड प्लेन लेवल होता है, ऊपर नदी बह रही थी, वो धीमे धीमे नदी नीचे जाती गई, क्योंकि काटती गई बेडरॉक सरफेसेस को। तो ये चीज है। अब इसी में पेयर टेरेस मतलब क्या होगा कि जब बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रही, ठीक है ना, एकदम यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है, कि एकदम इक्वल लेवल पे वो नदी ने काटा है, लेकिन अनपेयर्ड मतलब यूनिफॉर्मिटी ना रहे। तो पेयर टेरेस मतलब क्या होता है कि यही, जैसे अब ये देखो आप, यहां पे नदी जो है वो काटती गई, तो यहां पे जब आप देखोगे तो पहले उसने इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर इतना काटा। पेयर टेरेस है ना, पेयर टेरेस जो है मतलब एकदम यूनिफॉर्मली कट हो रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो इट विल कॉल्ड अनपेयर्ड टेरेस, ठीक है। तो रिवर टेरेसेस विच में अगर एट द सेम एलिवेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, दे आर कॉल्ड पेयर्ड, एंड इफ नॉट दे आर कॉल्ड अनपेयर्ड, ठीक है। अच्छा मिएंडर्स मैंने समझा दिया था कि नहीं, मिएंडर्स वैसे आगे भी समझेंगे। मिएंडर्स वही है कि विस अर्पण करते हुए, ठीक है ना, नदी भाई देखो सिंपल, अब ये चीज आप एक बार और समझ लो, ये देखो ये आपकी यूथफुल स्ट्रीम है, जब बहुत तेजी से नदी आ रही है तो ऐसे काटते हुए
एकदम ये माउंटेन्स की बात है, तो यहां पे वी शेप वैली जो है बनाते हुए जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये मैच्योर हो जाएगी, ये प्लेन्स पे आएगी। अब ये जब देखो, अभी यहां पे तो बहुत तेजी से आ रही है क्योंकि ये पहाड़ों से उतर रही है ना। अब यहां पे आप देखो कि ये धीमे 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 ये मैच्योर स्टेज पे आ गई, यहां पे फ्लड प्लेन पे एंटर कर गई है। अब ये आपकी ओल्ड स्टेज है। अब देखिए और धीमे हो गई भाई, और धीमे हो गई, तो ये देख सकते हो ना इसको और ज्यादा एरिया देखो। यहां पे ये आप समझो, मान लो मैं आपको एक इतने छोटे कमरे में बंद कर दूं जहां पे वॉल बहुत ही कम है, तो आप ना इधर जा पाओगे ना इधर जा पाओगे, मतलब दीवारें बहुत आसपास है। आप धक्का मारने की कोशिश करोगे लेकिन ये हिलेगा नहीं। ऐसे ही यहां पे नदियां जो है ना, ये इधर पहाड़ है इधर पहाड़ है, चाह के भी नदियां इधर फैल नहीं पा रही हैं क्योंकि ये बीच से होती हुई जा रही हैं। लेकिन अब यहां पे नदी को जगह मिल गई, ठीक है। अब देखो यहां पे ये पूरा एरिया फ्लड प्लेन, अब जब बाढ़ आएगी तो इधर इतने एरिया में पूरी की पूरा पानी फैल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे नदी को जगह मिल गई। लेकिन जब ये ओल्ड स्टेज में आएगी ना, तो नदी को और ज्यादा जगह फैलने की मिल जाती है, समझ रहे हो। और ये देख रहे हो ना, काटते हुए पूरा का पूरा काटते हुए जाते हैं। अब ये अगर एरिया, अब जैसे यहां से जा रही थी, ये एरिया कट ऑफ हो गया तो ये ऑक्सबो लेक हो जाती है, लूप कट ऑफ जब हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो बेसिकली ये आपकी यूथ है भाई, वही कि जब आप जवान होते हो तो आपका कोई साथ देता नहीं है इतना, मतलब नहीं तब तो साथ देता है, लेकिन आपके पास इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होता, एकदम अरे छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा। तो नदियां भी ऐसी ही होती है, लेकिन जैसे ही आप मैच्योर होते हो, आपकी फैमिली होती है, लोग आपको साथ देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज आएंगी। और फिर जब आप ओल्ड एज होते हो तो सब आपका साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो खाली नदी अपने हिसाब से ही बहती है। तो ये बेसिकली ये आपका नदियों का कोर्स है ना। पीछे जाते हैं, पॉट होल्स और प्लंज, तो ये यही आपका वैलीज गॉड, ये सब तो मैं बता ही चुका हूं, ये मैच्योर यूथ, ठीक है ना। तो आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो हम फ्लड प्लेन्स की बात करें तो फ्लड प्लेन्स हो गया था, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल लेवीज देखते हैं। नेचुरल लेवीज क्या होते हैं, ये भी आपको बड़ी बड़ी नदियों के बैंक्स पे ही मिलेंगे, है ना। तो ये लो लीनियर पैरेलल रिज होते हैं ऑफ द कोर्स डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स। देखो इसमें बेसिकली ये तो चलो ठीक है, आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ द लार्ज रिवर, दे आर फ्लो लीनियर पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स। अच्छी बात है, डेफिनेशन आप याद रखिए। लेकिन अगर आप देखोगे नेचुरल रिवीज को, तो दे आर बेसिकली ये वो नेचुरल मूवमेंट ऑफ बॉडी है जो कि सेडिमेंट को साइड में पुश कर देता है, ठीक है। मतलब वो नेचुरल वाटर का वो नेचुरल मूवमेंट, वाटर बॉडी का वो नेचुरल मूवमेंट जो सेडिमेंट को साइड में ले आएगा। समझ रहे हो सर, समझ नहीं आया। डिपॉजिट्स ऑफ सैंड और मड बिल्डअप, बस खत्म। कैसे, चलो हम इसको, अच्छा ये तो ऑलरेडी मेरा पेन अब जैसे मान लो कि ये आपकी नदी है, अब ये गड्ढा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। यहां पे ये आपकी नदी है, अब यहां पे फ्लड आ गया। अब जब फ्लड आएगा, अभी तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब फ्लड आएगा तो नदी यहां तक आ जाएगी ना, नदी यहां तक आ जाएगी। तो ये साइड में क्या होगा भाई, फ्लड आया ना तो डिपॉजिट्स, बहुत सारी चीजें मटेरियल सेडिमेंट्स लेके आई है, तो यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं नेचुरल लेवी। फ्लड्स की वजह से, बहुत सारी फ्लड्स की वजह से अच्छी खासी बाढ़ आई तो डिपॉजिट्स यहां पे बैंक्स पे डेवलप हो जाएंगे, दैट इज नोन एज नेचुरल लेवी। ओके, तो ये है। फिर उसके बाद होते हैं आपके पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स को मिएंडर बार्स भी बोलते हैं अगर बात करें तो। पॉइंट बार्स बेसिकली ये भी डिपोजिशनल फीचर है, ये साइड पे डिपॉजिट होता है। जब स्ट्रीम बेंड होती है ना, जब स्ट्रीम बेंड होती है तो ये साइड पे डिपॉजिट होगा। तो कॉनकेव, भाई कॉनकेव पता है ना, कॉनकेव ये वाली साइड होती है। जैसे कॉनकेव मिरर होता है ना, ये इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मतलब कॉनकेव साइड जो होती है ये वाली बल्जिंग साइड होती है, ठीक है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। और ये वाली होती है आपकी कॉनकेव, तो हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया, वही कह रहा हूं कि ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। तो मतलब कॉनकेव मिरर से ही देखते हैं, तो ये आपकी ये वाली साइड जो हो गई वो हो गई आपको कॉनकेव, ये हो गई आपकी कॉन्वेक्स। लेकिन हमको ये इस पे इतना नहीं जाना है, आप ये समझिए कि ये एक डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है।
ये आपको कॉनकेव साइड में, ये जो पॉइंट बार्स है ना, ये आपको कॉनकेव साइड में मिलेगा, इस साइड में आपको बेसिकली मिलता है, ये देख रहे हो। और ये भी यहां पे जैसे ही रिवर जो है वो लार्ज टर्न लेती है ना, तो डिपॉजिट्स यहां पे करती जाती है, ठीक है। तो एकदम ये यूनिफॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिएंडर्स की। पहले वही हम स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम इसको आगे समझेंगे। मिएंडर्स क्या है? फ्लड और डेल्टा प्लेन्स में रिवर जो होती है वो स्ट्रेट कोर्स में जाती नहीं है। अभी मैंने बताया ना, ये देखो भाई, नदी को जैसे स्ट्रेट कोर्स में तब जाएगी ना जब बड़ी बड़ी माउंटेन्स हो, लेकिन जब यहां पे प्लेन्स पे, तो रिवर को अपने फैलाने का मौका मिल गया है और काटते हुए जाएगी। तो इस तरीके से रिवर जो है वो जाती है। तो रिवर बेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्सेस, लूप लाइक चैनल पैटर्न्स कॉल्ड मिएंडर्स। लूप लाइक चैनल पैटर्न्स को, इसी को ही ये देख सकते हो ना मिएंडर्स, ये जो लूप लाइक चैनल है ना, विष अर्पण करते हुए सांप की तरह ऐसे ऐसे जाने को, स्ट्रेट कोर्स में नहीं जाती है, सांप की तरह जाती है, तो इसी को ही कहते हैं मिएंडर। और ये फ्लड प्लेन पे ही होगा, डेल्टा प्लेन पे ही होगा। याद रखिएगा, जैसे अभी हमने डेल्टा प्लेन में एक हमने देखा था एलुवियल फैन। एलुवियल फैन माउंटेन्स, अच्छा ये मैंने बताना, माउंटेन्स पे जब नीचे जाएगी ना, जब नीचे पानी आएगा, डिपॉजिट्स वहां पे रखा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा प्लेन्स क्या था कि जहां जब नदी समुद्र में गिरने वाली होगी, सारे डिपॉजिट्स कर देगी और उसके बाद बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाएगी, वो डेल्टा प्लेन्स था। तो मिएंडर जो है वो फ्लड प्लेन्स या फिर डेल्टा प्लेन्स में ही होगा, समझे। ये आपके मैच्योर फेज में नहीं होगा, ये आपके यंग फेज में नहीं होगा, ये ओल्ड फेज में ही होगा। ये डेल्टा जब प्लेन पे आ जाएगी ना रिवर, तभी आपको मिएंडर्स देखने को मिलेंगे। सो मिएंडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म बट इट्स अ चैनल पैटर्न। क्या ये लैंडफॉर्म है? आपको लैंडफॉर्म लग रहा है? या बताओ, ये लैंडफॉर्म का है भाई, ये तो चैनल पैटर्न है। बस नदी अपना रास्ता ही तो बदल रही है ना, नदी ऐसे सांप की तरह मुड़ते मुड़ते जा रही है, तो कोई जमीन तो हमको दिख नहीं रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे वाटर जो है वो बहुत आसानी से बहता जा रहा है और लेटरली साइड में काटता जा रहा है, सीधे नहीं काट रहा है, साइड में बैंक्स को काटता जा रहा है ये, ठीक है। ये देखिए किनारे को ये जो वाटर है ना, किनारे को काटता जा रहा है, ये सीधे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली लैंडफॉर्म है ही नहीं। उसके बाद अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स विद मेनी इररेगुलरिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लेटरली। तो इसमें जो अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, कंसोलिडेटेड नहीं अनकंसोलिडेटेड, नदियां बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके इधर उधर फैला दिए, बैंक्स के विद इन इधर उधर फैला दिए, तो हम लोग को बहुत सारी इररेगुलरिटीज देखने को मिलती है। अब यही इररेगुलरिटीज, ये जो आप देख रहे हो ना, यही बाद में नदियां यूज करेंगी। ये खूब सारे जो डिपॉजिट्स यहां पे होते हैं, इन्हीं के थ्रू ही नदियां मुड़ेंगी। एक तो ये हो गया। तीसरा, कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट डिफ्लेक्ट्स द विंड। ये जो कोरियोलिस फोर्स लगती है, जो कि एक फिक्टिशियस फोर्स है बाहर की तरफ, ये वाटर को डिफ्लेक्ट करती है हवा की तरह, ठीक है। तो बेसिकली इट्स नॉट अ लैंडफॉर्म, इट्स अ लूप लाइक चैनल पैटर्न, जिसको मिएंडर्स बोलते हैं, समझ रहे हो। तो अब ये देख लो, यहां पे आपको पॉइंट बार्स मिलेंगे, यहां पे आपको पॉइंट बार्स मिलेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा होता जाता है। अब जब ग्रेडियंट ऑफ द चैनल, जो चैनल का ग्रेडियंट है, जो वेलोसिटी है, बहुत ही कम हो जाती है, तो वाटर बहुत धीमे स्लो होती है। आप बहुत ही धीमे फ्लो होगी। आप खुद समझो कि जब आप जब बूढ़े हो जाते हो, ये ओल्ड फेज में होता है, मतलब वाटर का ये जो रिवर है उसका ओल्ड फेज में है इस समय, वो बूढ़ी हो चुकी है रिवर। यंग फेज में बहुत तेजी से नीचे आएगी, फिर मैच्योर, फिर बूढ़ी। तो जब आप बूढ़े हो जाते हो तो बहुत धीमे धीमे चलते हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए काम करना। तो यहीं पे पानी के साथ भी होता है। जो चैनल होता है वो बहुत अब बूढ़ा हो चुका है, वो बहुत ही धीमे धीमे नदी बह रही है, तो इसीलिए लेटरली आराम से काटती रहती है। अब जरा सी भी इररेगुलरिटीज अगर देखने को मिलेगी तो हमको कर्वेचर देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर नदी बहुत तेजी से आ रही है, नदी बहुत तेजी से आ रही तब तो कुछ नहीं, लेकिन अगर बहुत धीमे धीमे आ रही है, तो यहां पे जैसे इररेगुलरिटीज देखने को मिली, ठीक है, यहां पे खूब सारे डिपॉजिट्स हैं, तो क्या होगा, वो एकदम से मुड़ जाएगी। अब यहां पे भी फिर एकदम से मुड़ जाएगी, फिर एकदम से मुड़ जाएगी। तो वही कहने का मतलब है कि अगर जरा सी भी इररेगुलरिटीज, स्मॉल कर्वेचर भी हमको देखने को मिला, हल्का सा टर्न भी देखने को मिला, तो ये मुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये कर्वेचर लगातार, भाई नदी तो आती जा रही है ना, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। जैसे मान लो ये कर्वेचर है, ठीक है। अब नदी यहाँ पे आई 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 बहुत ही धीमे स्लो हो गए, अरे भाई बहुत बूढ़े हो गए, और एकदम से फिर यहाँ पे मुड़ गई। अब ये कर्वेचर जो है यहाँ पे और डिपॉजिट होते जाएंगे ना, नदी यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी, ठीक है।
तो इसीलिए हम देखते हैं कि नदी जो है वो सांप की तरह ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये चीज, अब ये जो डिपोजिशन हो रहा है, याद रखिएगा, ये जो कर्वेचर डिपेंड्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व। कर्व के इनसाइड पे ही डिपोजिशन हो रहा है, आउटसाइड पे तो इरोजन होता जा रहा है ना, ये चीज। अब अगर मान लीजिए कोई डिपोजिशन नहीं होगा, कोई इरोजन नहीं होगा या अंडरकटिंग नहीं होगी, तो मिएंडर बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे डिपोजिशन हो रहा है, इसी वजह से नदी अपना रास्ता मोड़ रही है। अगर कोई इरोजन नहीं होगा, कोई डिपोजिशन नहीं होगा, तो नदी सीधे चली जाएगी। तो मिएंडर्स जो होते हैं, इन मिएंडर्स ऑफ लार्ज रिवर, बहुत बड़ी बड़ी नदियों में जो मिएंडर्स होते हैं, यहां पे एक्टिव डिपोजिशन हमको देखने को मिलता है कॉनकेव बैंक पे। मतलब वही चीज यहां पे आप देखोगे, इधर साइड पे यहां पे आपको एक्टिव डिपोजिशन देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्वेक्स साइड में आपको अंडर कटिंग देखने को मिलती है। तो कॉनकेव ये वाला जो साइड होता है ना, ये वाला इसको कहते हैं हम कट ऑफ बैंक, क्योंकि यही कट होता है, ठीक, क्योंकि यहीं पे ही हमको एकदम स्टीप कर्व देखने को मिलता है। और कॉन्वेक्स बैंक जो है वो आपको लंबी जेंटल प्रोफाइल, ये देखो कितना लंबा है, यहां पे कट हुआ, लेकिन ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट लेयर लंबा है। तो मिएंडर जो होते हैं, एज ग्रो इनटू डीप लूप्स इट मे गेट्स कट ऑफ ड्यू टू इरोजन। जैसे वही है कि अब जैसे मान लो ये नदी है, ये यहां पे मैं देख लेता हूं, यहां पे होगा ऑक्सबो लेक, तो ग्राउंड वाटर आ गया, हाँ ये देख लो। अब जैसे ये देखो, ये नदी है, अब नदी को बहना ऐसे था, लेकिन यहां पे डिपॉजिट होता गया, ये इस एरिया में बहुत डिपॉजिट हो गया, अब ये एरिया कट गया, नदी अब इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। आप ठीक वैसे समझो कि मैंने आपके सामने, जैसे आपका एक नेचुरल कोर्स है, ठीक है, अब हुआ क्या कि मैंने आपके सामने खूब सारी गाड़ियां लगा दी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, दूसरा रास्ता देखोगे। तो वही हो रहा है, यहां पे डिपोजिशन की वजह से इतना दिक्कत हो रही है कि ये वाला एरिया जो है वो कट जाता है, अब इस तरीके का लूप तरीके का क्रिएट हो जाता है, इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक। फिर इसके बाद नदी बाकी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, समझे कि नहीं? एक बार फिर से बता देता हूं, अरे को हाँ एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे जैसे ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ये आपका मिएंडर है, ये हो रहा है। अब मान लो ये एरिया जो है वो कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि बहुत ज्यादा इरोजन या डिपोजिशन होने लगा, इन्फ्लिक्शन पॉइंट पे हद से ज्यादा इरोजन होने लगा, ये वाला एरिया कट के, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका ऑक्सबो लेक, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्राउंड वाटर की। देखिए अब इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, ये काफी ज्यादा लंबा हो गया है और सब कुछ हम इसमें नहीं बताते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अब इसका पार्ट 2 है जो, वो हम कल देखेंगे। तो फिलहाल ये चैनल पे अपलोड होगा और आप इसको एंजॉय करिए और ज्योग्राफी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। तो कल हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर, और अभी बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ग्राउंड वाटर हो गया, इरोजनल केव्स हो गया, फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, ये सब ग्लेशियर्स, इरोजनल, बहुत कुछ अभी पढ़ना है। तो इसीलिए अभी काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसीलिए अब अगला जो मतलब इसका, इस चैप्टर का, चैप्टर 7 का अगला पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।